तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। अब तक कहाँ छुपे थे भाई। वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई। आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे। अरे बधाई, बहुत बधाई। प्रेत धर्म का नाच रहा है। कायम हिंदू राज करोगे। सारे उल्टे काज करोगे। अपना चमन ताराज करोगे। तुम भी बैठा करोगे सोचा। पूरी है वैसी तैयारी। कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवा जारी। होगा कठिन यहाँ भी जीना। दांतों आ जाएगा पसीना। जैसी तैसी कटा करेगी। यहाँ भी सबकी सांस घुटेगी। माथे पर सिंदूर की रेखा। कुछ भी नहीं पड़ोस से सीखा। क्या हमने दुर्दशा बनाई। कुछ भी तुमको नजर ना आई। कल दुख से सोचा करती थी। सोच के बहुत हंसी आ जाएगी। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। हम दो कौम नहीं थे भाई। भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा। अब जाहिलपन के गुण गाना। आगे गड्ढा है ये मत देखो। वापस लाओ गया जमाना। मश्क करो तुम आ जाएगा। उल्टे पांव चलते जाना। ध्यान न दूजा मन में आया। बस पीछे ही नजर जमाना। एक जाप सा करते जाओ। बारंबार यही दोहराओ। कैसा वीर महान था भारत। कितना आलीशान था भारत। फिर तुम लोग पहुंच जाओगे। बस परलोक पहुंच जाओगे। हम तो हैं पहले से वहां पर। तुम भी समय निकालते रहना। अब जिस नर्क में जाओगे वहां से चिट्ठी उट्ठी डालते रहना। ये एक रिसाइटेशन है जो पाकिस्तान की एक पोएट फहमिदा रियाज, इन्होंने 8 मार्च 2014 को इंडियन पार्लियामेंट के एक सेमिनार में इस पोएम को रिसाइट किया था, इस पोएम को सुनाया था। उस सेमिनार का नाम था हम गुनहगार औरतें। सिर्फ वो पाकिस्तानी थी इस वजह से ये नहीं हो जाता है, ये नहीं साबित हो जाता है कि उन्हें भारत की चिंता नहीं थी, या ये भी नहीं हो जाता है कि वो भारत के लिए ज़्यादा हमदर्दी थी। लेकिन एटलीस्ट हमें जो ध्यान देना चाहिए वो उस मैसेज पे ध्यान देना चाहिए जो मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, जो हमें बताना चाहती हैं, जो हमें इन्फॉर्म करना चाहती हैं। उन्होंने कम्युनलिज्म जो अभी बढ़ती जा रही है उसको लेकर उन्होंने कमेंट किया था। उनकी ये पोएम 2014 की है, 2014 की है, 8 मार्च की है। करंट गवर्नमेंट नहीं आई थी सत्ता में तब की। अगर मैं एक रफ एस्टिमेट भी अगर मैं बताऊं तो मुझे क्या, ये किसी भी ऐसे इंसान को जो देखना चाहता हो उस इंसान को ये बहुत ही ईज़िली दिख जाएगा कि पिछले कुछ सालों में कम्युनलिज्म कितना ज़्यादा बढ़ा है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े, कास्ट और इन सारी चीज़ों को लेकर जो शॉविनिज़्म है, जो बहुत ही ज़्यादा कट्टरता बढ़ती जा रही है, वो ऐसा नहीं है कि हम देख नहीं पा रहे हैं बस, या हम देख सकते नहीं हैं बस, हम देखना चाह नहीं रहे हैं। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी, नवरात्रि की वजह से फूड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे, कुछ पार्टिकुलर टाइप के फूड को। क्यों? अगर मैं कहूँ कि मैं एक एथीस्ट हूँ और मुझे किसी भी टाइम पे पूरे साल भर में, पूरे 365 डेज में किसी भी दिन कुछ भी खाने की आज़ादी मुझे चाहिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 आई शुड हैव दिस लिबर्टी, ओके, बट वाई इट्स बीइंग रिस्ट्रिक्टेड? राइट डजंट मीन कि बस हमें बोल दिया गया है और वो हमें इंश्योर नहीं किया जा रहा तो फिर भी वो राइट्स हैं। अगर उसकी एक्सेसिबिलिटी ही गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो फिर ये डेफिनेटली ये केस बनता है कि हमारे राइट्स वॉलेट हो रहे हैं। फूड को लेकर बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अगर कोई अपने प्राइवेट व्हीकल में, कोई अपनी कार में, कोई बाइक के साथ या किसी भी तरह से अगर कोई भी फूड लेकर जा रहा है, उसे रोक कर पूछने की इजाज़त किसने दे दी है? कुछ पार्टिकुलर सेक्शन के लोगों को। हम बहुत बार न्यूज़ में सुना
आ ही जाता है अगर हमारे ईयर्स ओपन है तो, कि एक पर्टिकुलर कार को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई और उसमें से एलिजिडली बीफ मिला। ओके, प्रूफ हो ना हो, बट उसे बीफ का नाम देकर कई बार लिंचिंग हो जाती है, कई बार केसेज होते हैं, सीवियर केसेज हो जाते हैं, मॉब केसेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुलिस केसेज। क्यों? हम मानते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लेकिन हम एक सेकुलर कंट्री भी हैं। एंड वाई any government, whether it is state government or local authorities, any branch of the government or national government, क्यों किसी एक पार्टिकुलर धर्म को ही प्रमोट कर रही है? मैं मानता हूँ कि हमारा सेकुलरिज्म, इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। ओके, स्टेट मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे पूरी तरह से अलग नहीं है, वो इंटरफेयर करती है जहाँ भी उसे नेसेसरी लगता हो। फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ एटलीस्ट ये तो क्लियरली विजिबल है ना, जो भी देखना चाहिए एटलीस्ट उसके लिए, कि सिर्फ एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है? क्यों? अगर मैं सेक्युलर रहना चाहूँ, अगर मैं एथीस्ट बन के रहना चाहूँ, तो मुझे क्यों नहीं रहने दिया जाएगा? अगर आज मैं किसी मदरसे में जाता हूँ तो लोग मुझे मुस्लिम करार दे देंगे, अगर मैं किसी मस्जिद में जाता हूँ तो लोग मुझे मुस्लिम बोल देंगे, अगर मैं किसी चर्च में जाता हूँ तो क्रिश्चियन बोल देंगे, अदर देन वो क्रिसमस ना हो। उस वक्त पे हर कोई हो जाता है लिबरल, क्योंकि कैंडल जलानी होती है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही है इंडियंस पे, राइट? वो शॉर्ट टर्म विजन, इंडिविजुअलिज्म, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ही राइज हो रही हैं। वेस्टर्न एजुकेशन का ये इफ़ेक्ट है, या वेस्टर्न कल्चरल जो इफ़ेक्ट पड़ते जा रहे हैं हमारे ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू, उनका इफ़ेक्ट है, या और भी चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड हो रही हैं, कर रही हैं, सॉरी। ये बहुत ही इन डेप्थ स्टडीज़ के लिए चाहिए। लेकिन अभी एजुकेशन के फंडिंग क्यों कम होती जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? गवर्नमेंट की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन होती है, हेल्थ सेक्टर होता है, या रिलीजन होता है? क्या ह्यूमन डेवलपमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कल्चरल डेवलपमेंट है? Who will decide? And why? I mean, why Indian people are being so foolish that they are demanding materialistic things, unnecessary things, which are not even necessary for their own survival? Why they are demanding? Why they are demanding that? Why अभी भी पैसों के नाम पे, पैसों के बल पे वोट खरीदे जाते हैं? Why? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि स्टार्टिंग के कुछ सालों तक इंडिया को डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए और इंडिया को एक मिलिट्री रूल के अंदर आना चाहिए। उनका विज़न ये था कि इंडिया में डिसिप्लिन की ज़रूरत है, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए। अभी लोग, गवर्नमेंट्स भी एक प्रोपेगेंडा चलाती रहती हैं। कुछ लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राइट विंग से एसोसिएट करते हैं और उनके मिलिटरिस्टिक अप्रोच को वो शॉविनिस्टिक अप्रोच बना देते हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ज़्यादा लिबरल इंसान थे। उनकी मिलिट्री में, उनकी आर्मी में कभी भी इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्क्रिप्चर में, किसी की भी रिसर्च में नहीं मिलेगा कि उन्होंने रिलीजन के नाम पे, रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट किया हो या करने दिया हो। क्यों हमें ये डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री सुनाई जा रही है जो रियल हिस्ट्री है ही नहीं? एंड क्यों इंडियंस इतने फूलिश होते जा रहे हैं कि कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं? वाई? हम किताबों से ज़्यादा
जो ढंग की रिसर्च की हुई किताबें हैं, जिन जिन किताबों को लिखने के लिए लोगों ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगियां बिता दी हैं, उन किताबों से ज़्यादा हम प्रोपेगेंडा मूवीज़, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेजेस, हम इन सारी चीज़ों पे भरोसा करते जा रहे हैं। क्यों? हम कुछ भी न्यूज़ सुन रहे हैं या कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी वेरासिटी, उसकी हकीकत के बारे में पता क्यों नहीं कर रहे हैं? हम चेक क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? Why we are being so foolish? Do you think कि after 100 years you won't be considered as morons? Do you really think? Is it wise to be considered as morons by our own progeny? हमारे खुद के जो वंशज होंगे वो हमें बेवकूफ़ कहें, गधे कहें कि इन सब ने क्या धज्जियाँ उड़ा के रखी है कंट्री की, सोसाइटी की। हम ये चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन स्कूल कॉलेजेस का क्यों है? क्या ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो इंश्योर करे उन सारे मार्जिनलाइज लोगों के लिए एजुकेशन को, हेल्थ सेक्टर को? क्यों आयुष्मान भारत योजना के अंडर में एक कार्ड बनाकर हम सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम साइडलाइन कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को हम हैंड ओवर कर रहे हैं रादर दैन टेकिंग ओवर बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट? क्यों नहीं सरकारी अस्पतालों की कंडीशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बराबर है? क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी कंडीशन इक्वल है प्राइवेट स्कूल्स के कंपेरेटिवली? अभी न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ समथिंग 400 और समथिंग और 800 करोड़ रुपीज़ वर स्पेंट ऑन अ रोपवे इन वाराणसी। क्या लगता है कितने खर्च हुए होंगे उस पूरे रोपवे के कंस्ट्रक्शन में? उतने लग गए होंगे? अगर टेल मी, थिंक, जस्ट थिंक, अगर इफ दैट प्रोजेक्ट इज हैंडेड ओवर टू यू, क्या लगता है 800 करोड़ लगा दोगे? कितना ज़्यादा करप्शन है इंडिया में। वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट? जस्ट बिकॉज वी आर लिटरेट डजंट मीन दैट वी आर एजुकेटेड। किस तरह की एजुकेशन हम गेन कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट रखता है। हमारे लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो इम्पोर्टेंट रखता है। अभी एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने जब कांवड़ यात्रा के टाइम पे कुछ कमेंट्स किए थे, क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया था? और फिर उन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता है जो स्टेज पे खड़े होके एक पार्टिकुलर सेक्शन के लोगों को, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को कपड़ों के आधार पे पहचानते हैं। Why they are not behind the bars? Why they are not charged with National Security Act or Unlawful Activities Prevention Act, UAPA? Why? How these type of things are not affecting the integrity and sovereignty of India? How they are not a threat to the communal harmony of India? How? लाउडस्पीकर्स का केस, मस्जिद के ऊपर, सारे मॉस्क से ऊपर से लाउड स्पीकर को बैन कर दिया गया है। लगभग बैन ही हो चुके हैं वो सारे। हमें अब आवाज़ नहीं आती है अजान की सुबह सुबह, तो फिर मंदिरों के लिए इजाज़तें क्यों हैं? मैं एथिस्ट हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर मंदिरों के लिए इजाज़त क्यों है? अभी नवरात्र के टाइम पे हमें एटलीस्ट 24 आवर्स में से 15-16 आवर्स हमें लाउड म्यूजिक आ जाएगा। डजेंट मैटर ना, डजेंट मैटर विच फेथ you belong to. You can't invade the right of life of any individual, right to live, right to sleep peacefully. You can't violate that. Then why? क्यों अलाउ किया गया? क्यों टाइम को एक्सटेंड किया गया 10 बजे से ज़्यादा?
अगर मैं एथीस्ट हूँ और मैं चुपचाप शांति से अपने बंद कमरे में एक छत के नीचे और चारों तरफ से दीवारों के बीच में एक दरवाज़ा जिसकी ओर एक खिड़की हो, उस कमरे में अगर मैं शांति से 10 बजे सोना चाहूँ और 4 बजे उठना चाहूँ, क्यों नहीं इंश्योर किया जा सकता है इस चीज़ को कि मैं सो जाऊँ 10 बजे? क्यों मुझे आवाज़ें आएंगी बाहर से? वाह, इस बात का जवाब कौन देगा? इस चीज़ को इंश्योर कौन करेगा? एंड क्यों बेवकूफ़ होते जा रहे हैं इंडियंस? क्या इंडियंस हमेशा से बेवकूफ़ थे जिसकी वजह से रूल किए गए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा? ब्रिटिशर्स ने रूल किया। आई डोंट नो, आई वांट आंसर्स। हु विल गिव मी द आंसर्स?